हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? हाँ, इस वीडियो को देख रहे हैं तो कम से कम जिंदा तो हो गए ही। तो ज्यादा देर ना करते हुए हमारा आज का टॉपिक हम जरूर स्टार्ट करेंगे, जो है सोलर पावर प्लांट्स। इसीलिए जल्दी से जल्दी आप ईयरफोन पहन लीजिए, ताकि कोई भी आपको इस लेक्चर के दरमियान डिस्टर्ब ना कर सके। क्या ऑलरेडी पहन लिए? बहुत पढ़ाकू हो रहे हो। लेकिन चलो, हमारे ये लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले कोई एक आध दुख का ऐसा नमूना हमें मिल ही जाएगा जो पूछेगा कि भाई ये सोलर का मतलब क्या होता है और इससे पावर कैसे मिलती है। तो उन नमूने के लिए मैं आंसर दे देता हूं कि हमारा जो सूरज है वो उससे, आपने जो नॉर्मल देसी भाषा में हम जो कहते हैं कि उससे कंटिन्यूअसली रोशनी की तरंगे निकलती रहती है, लेकिन एक्चुअली वो जो रोशनी की तरंगे है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जो बहुत ही इनॉर्मस यानी बहुत ही बड़ी मात्रा में हर दिशा में सूरज फैलाता रहता है। और इन रेडियो एक्टिव या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तरंगों का कारण है न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस, जो सूरज के अंदर 24/7 कंटिन्यूअसली होता रहता है, जो जिसके अंदर हाइड्रोजन के एटम हीलियम में कन्वर्ट होते हैं सूरज के ग्रेविटी इफेक्ट की वजह से। और उसी की वजह से हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी रिलीज होती मिलती है। और ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है न्यूक्लियर फ्यूजन का, जो हर एक तारे में आपको देखने मिलता है। और भले ही ये एनर्जी बहुत ही ज्यादा होती है, लेकिन उसका बहुत ही छोटा परसेंटेज यानी पिद्दी जितना, मान लो 100 में से 1% जितना हमारे अर्थ और उसके आजू बाजू वाले प्लैनेट्स के सरफेस तक पहुंचता है। और अर्थ पे ये जो एनर्जी मिलती है, ये इसके एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए और लाइफ को सस्टेन करने के लिए इनफ है। इसके अंदर कोई भी बढ़ा या उतार चढ़ाव हुआ तो हमारी जान के लिए जानलेवा हो सकता है, फिर चाहे हमें भले ही एनर्जी ना मिले। इसलिए एनर्जी ना मिलते हुए भी हमें इसी ऊर्जा से काम चलाना पड़ता है, चाहे कितनी भी लो क्वालिटी हो या कितना भी कम मिलता हो। अब एक ऐसा टर्म आता है जो सोलर पावर प्लांट को पढ़ने से पहले डफर से डफर स्टूडेंट को पता होना चाहिए, जिसे कहते हैं सोलर कांस्टेंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज की तरंगे जो लाइट रेज होती है वो कई सारी डायरेक्शन में अलग अलग दिशा में आती रहती है, लेकिन किसी भी एक पर्टिकुलर रे के परपेंडिकुलर सरफेस पर अगर आप देखते हैं कि वहां पर जो सोलर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है, हमारे मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ का एटमॉस्फेरिक सरफेस होगा। तो उस एटमॉस्फेरिक सरफेस के बाहरी सबसे यानी टॉप लेयर जो है स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर वाले, वहां पर सोलर रेडिएशन इंसिडेंट हो रहा है। तो उस पॉइंट से परपेंडिकुलर सरफेस हमें एज्यूम कर लेना है, और उस डायरेक्शन में, और उस डायरेक्शन के साथ हमें एवरेज डिस्टेंस मानना है अर्थ का सन से, क्योंकि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस भी चेंज होता रहता है। तो एक एवरेज डिस्टेंस मानकर और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमें जो एनर्जी की वैल्यू मिलती है या फिर जितना सोलर रेडिएशन जो आप पे मिलता है, वो हमारा सोलर कांस्टेंट या फिर सोलर पावर डेंसिटी कहलाता है। तो एक बार फिर से ध्यान से कान खोलकर सुन लो कि सोलर कांस्टेंट मतलब अर्थ की आउटर सरफेस पे सोलर रेडिएशन से परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी सरफेस पर अर्थ और सूरज के बीच के एवरेज डिस्टेंस पर जितना भी रेडिएशन आपको मिल सके, वो आपका सोलर कांस्टेंट है उस पर्टिकुलर लोकेशन पर। तो मुझे लगता है डब्बू से डब्बू को भी ये तो आइडिया लग गया होगा कि आखिर सोलर पावर किसे कहते हैं। तो अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि सोलर पावर प्लांट कैसे होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला टाइप जो आपने सबसे कॉमन देखा होगा अपनी घर की छत पे या पड़ोसी की घर की छत पे, या पड़ोसी भी नहीं तो कभी टीवी में देख लिया होगा, वो है सोलर पीवी पावर प्लांट यानी सोलर फोटोवोल्टेक पावर प्लांट। तो ये एक बेसिक डायग्राम आप देख सकते हैं यहाँ पर, जिसके अंदर ये हमारा रूफटॉप के ऊपर जो सोलर पैनल पड़ा रहता है वो है, उसको हमने एक बेसिक इन्वर्टर डीसी एसी डिस्कनेक्ट से ज्वाइन किया गया है, जो उससे जो डीसी इलेक्ट्रिसिटी आती है उसे कन्वर्ट करता है और उसे एसी कन्वर्ट करने के बाद उसे अगर ग्रिड में जोड़ देता है। तो इसका एक बेसिक वर्किंग हम समझ लेते हैं, ताकि आगे जाके किसको प्रॉब्लम ना हो, एग्जाम में लिखने के लिए फुल मार्क्स हेटने के लिए पॉकेट में डालने के लिए ये आपको ज्यादा से ज्यादा हेल्प करे। तो सोलर रेडिएशन को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना हो तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जिससे डायरेक्टली
सूरज की जो एनर्जी है, रेडिएशन एनर्जी, उसको आप इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये काम कैसे करता है? तो हमारे पास कुछ स्पेशल धातु होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेमीकंडक्टर। बस वाला कंडक्टर नहीं, सेमीकंडक्टर, यानी ऐसे मटेरियल जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर से कम हो और रेजिस्टर से ज्यादा हो। वंस अगेन, कंडक्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी और हीट के गुड ट्रांसफरेबिलिटी रखने वाले मटेरियल, यानी जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी और हीट अच्छे से पास हो सके, इजीली पास हो सके, वैसे मटेरियल कंडक्टर्स कहलाते हैं। और रेजिस्टर्स या फिर इंसुलेटर यानी ऐसे मटेरियल जिनके अंदर से वो इजीली पास ना हो सके। तो सेमीकंडक्टर जो है वो बीच का रास्ता वाले हैं, यानी इनमें इजीली पास भी नहीं होते और मुश्किल भी नहीं होते, ऐसे बीच के रास्ते वाले हैं। तो बहुत ही कॉमन मटेरियल जो है हमारा वो है सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम। तो ऐसे मटेरियल से हम पीवी सेल्स नाम के कुछ, यानी फोटोवोल्टिक सेल जैसी चीजें बनाते हैं, जिनसे हम सोलर पैनल बनाते हैं। अब इस सोलर पैनल के ऊपर जब हमारी सूरज की किरणें पड़ती हैं, तब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो यह करंट कैसे फ्लो होता है ये अब मैं बाद में आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले इसका बेसिक आप लाइन डायग्राम समझ लीजिए। अब ये जो हमें डीसी करंट मिला है, इसको आप बैटरी में स्टोर कर सकते हैं और अलग अलग काम के लिए यूज कर सकते हैं। पंखा चलाना हो, घंटी चलानी हो, पंप चलाना हो, जो भी चलाना हो आपकी मर्जी। मोबाइल चार्ज करना हो तो मोबाइल चार्ज कर लीजिए। तो ऐसी चीजों के लिए ये इलेक्ट्रिसिटी हम काम में ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन इसलिए दिए हैं कि अब कोई कोई ज्यादा देर शाना बुद्धि का होगा, वो कहेगा कि नहीं मुझे तो इससे पूरी लेथ मशीन चलानी। तो भाई लेथ मशीन इससे नहीं चलती, उसके लिए 3 फेज पावर सप्लाई चाहिए, जो यहाँ पे मिलना मुश्किल है। और कुछ नमूने जो है वो ऐसा भी बोलेंगे कि भाई हम कलर तो लेके जाते नहीं एग्जाम में, तो ऐसे कलरफुल फिगर कहां से बनाएंगे। तो उनके लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल फिगर भी बताई है कि फोटोवोल्टेक एरेस के ऊपर सोलर रेडिएशन पड़ रहा है, उससे मैंने बैटरी में पैरेलल सीरीज कनेक्शन दिया है और फाइनली उससे इलेक्ट्रिक मोटर चल रही है। ये बेसिक घर के लिए बेसिक डायग्राम है जो आप सोलर पीवी पावर प्लांट के लिए भी एग्जाम्स में ड्रॉ कर सकते हैं। और जो इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है, वो कुछ ऐसे लोगों को जिनको इसकी पहचान है कि सोलर पावर प्लांट हम यूज कर सकते हैं, उनको फाइनेंशियली और टेक्निकली, यानी पैसों के मामले में और नॉलेज के मामले में 1.5 किलोवाट से 25 किलोवाट तक की कैपेसिटी के बीच में सोलर पावर प्लांट्स को सेटअप करने में हेल्प करते हैं। यानी आपने कई बार देखा होगा कि आपके छत, पड़ोसी के या फिर किसी भी फ्रेंड के छत पे या फिर टीवी में किसी भी घर की छत के ऊपर सोलर रूफटॉप नाम का कुछ सेटअप किया गया होता है। तो जो सोलर रूफटॉप है वो 25 किलोवाट से कम कैपेसिटी का अगर होगा तो उसके अंदर आपको 25% ही कॉस्ट भरना पड़ता है, बाकी का 75% कॉस्ट सब्सिडी में चला जाता है, यानी गवर्नमेंट उसका कॉस्ट कम कर देती है। यानी एक्चुअल कॉस्ट से आपको 25% में ही मिल जाएगा, यानी सीधा सेल 75% डिस्काउंट, लूट लो भाई, है ना। और उसके साथ ही आपको 25 साल की वारंटी मिलती है भाई, 25 साल, सोच लो, बहुत काम आता है। ये तो हमने एक टाइप देख लिया। अब दूसरा भी एक नमूना है जो कुछ बहुत ही चालाक लोगों ने कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल को मिक्स करके बनाया है, जिसे हम कहते हैं सोलर थर्मल पावर प्लांट। तो इसमें सोलर भी है और थर्मल भी है। तो ये फिगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ रेड येलो कलर आप देख सकते हैं, ग्रीन पिंक कलर, ऐसे बहुत ही कलरफुल फिगर दिख रहा है ना। तो इसे समझ लेते हैं। तो जैसे मैंने कहा, एक बहुत ही स्मार्ट कॉम्बिनेशन है हमारा कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल मेथड का। वो कैसे है मैं अभी आपको समझाता हूं। तो यहाँ पर हम रैंकाइन साइकिल ही चलाएंगे, यानी जो बॉयलर आपके चलते हैं उसी तरह से हम पानी को स्टीम में कन्वर्ट करेंगे, उससे टरबाइन चलाएंगे और एनर्जी एब्जॉर्ब कराएंगे उससे। लेकिन यहां पर हम बॉयलर से पानी को स्टीम में कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम कोल का यूज करेंगे ही नहीं। हम यहाँ पर गर्म पानी से स्टीम बनाएंगे। अब आप सोच रहे हैं गर्म पानी कहां से आ गया, तो थोड़ा दिमाग चलाओ। तो आपने कभी कभी सोलर वाटर हीटर के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो अब सुन लो कान खोल के, कि सोलर वाटर हीटर जो है वो हमें इतने हाई टेम्परेचर पे पानी गर्म करके देता है कि जिससे हम एक हीट एक्सचेंजर के थ्रू उस पानी से दूसरे पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देते हैं और इस उससे रैंकाइन साइकिल हम चलाते हैं, ताकि हमें एनर्जी प्रोड्यूस मिल सके। और कन्वेंशनल मेथड में विदाउट मच चेंजेस हम इस टेक्निक को अडॉप्ट कर सकें।
तो ऑब्वियसली जो हम पानी को गर्म करने वाले हैं, यहाँ पे आपको बात याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास दो सर्किट है। कितनी सर्किट? दो सर्किट। एक होती है प्राइमरी सर्किट और दूसरी होती है सेकेंडरी सर्किट। तो जो प्राइमरी सर्किट है उसी के अंदर हमारा जो सोलर से गर्म हुआ पानी है वो घूमता रहेगा, और सेकेंडरी सर्किट में पानी और स्टीम का कन्वर्जन होगा। तो जो प्राइमरी सर्किट है उसके अंदर हमारे पास होता है एक सोलर कलेक्टर करके, कि जो सूरज की किरणों को कॉन्सेंट्रेट करके पानी को गर्म करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी को गर्म कर रहा है तो ये तो खुद स्टीम नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे पानी को स्टीम कैसे बना रहा है ना? तो आपके पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए फ्लूइड मैकेनिक्स का, कि किसी भी फ्लूइड यानी लिक्विड का अगर आप प्रेशर बढ़ा दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। यानी कि अगर नॉर्मल प्रेशर पे यानी हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको पानी स्टीम बनाना हो, कितना टेम्परेचर लगता है? 100 डिग्री सेल्सियस, राइट? अगर मैं बात करूं कि मुझे 5 बार प्रेशर पे पानी को स्टीम बनाना है, तो तब मुझे 100 डिग्री सेल्सियस में पानी स्टीम नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे 150 या 200 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ेगा उसे स्टीम बनाने के लिए, क्योंकि अब मेरा प्रेशर बढ़ गया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ऊपर चढ़ गया है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस से 120, 150, 200 कितना भी बढ़ सकता है, लेकिन 100 डिग्री तो बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए जो हमारी प्राइमरी सर्किट है उसके अंदर जो हमारा प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बहुत ही ज्यादा होता है, इतना ज्यादा कि 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर हो फिर भी हमारा पानी स्टीम में नहीं होगा। वो इसीलिए क्योंकि इस प्राइमरी सर्किट के अंदर कंटिन्यूअसली हमारा पानी फ्लो होते रहना चाहिए। अगर स्टीम बन गया तो फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहां पे बबलिंग हो जाती है, बुलबुले बुलबुले आके खराब कर देते हैं आपकी पाइप। इसीलिए उसे पानी के फॉर्म में मेंटेन रखने के लिए हम वहां पे प्रेशर ज्यादा रखते हैं। और जो रही बात हमारी सेकेंडरी सर्किट की, तो वो हमारी नॉर्मल रैंकिन साइकिल वाली है कि एक बॉयलर की जगह हमने सिर्फ एक हीट एक्सचेंजर डाल दिया है, जिसको आप इवेपोरेटर कह सकते हैं, जिसके अंदर हमारे स्टोरेज टैंक से गर्म पानी आ रहा है, और यहाँ पर इस सेकेंडरी सर्किट में जो पंप होके आ रहा है पानी कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको हम हीट एक्सचेंज करके स्टीम में कन्वर्ट कर रहे हैं। और फिर किसी भी नॉर्मल रैंकिन साइकिल की तरह हम इसे ही आगे चला रहे हैं। तो ये इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम आपके एग्जाम्स में ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि फिर से कोई नमूना ऐसा एक दुक्का निकल ही जाएगा जो बोलेगा मुझे विदाउट कलर ब्लैक एंड व्हाइट हमारी ट्रेडिशनल फोटो चाहिए, तो लो भाई तुम्हारे लिए ब्लैक एंड व्हाइट फोटो भी रेडी है। और हाँ, जो भी हीटेड वाटर है आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमारा मेन एलिमेंट है कि इंसुलेटेड टैंक में हमें उसे स्टोर करना है, क्योंकि हमारा जो कलेक्टर है उसके अंदर लिमिटेड कैपेसिटी है। वो एक टाइम पे फिक्स वॉल्यूम को ही गर्म कर सकता है, और उस गर्म हुई वॉल्यूम को हमें वहां से उसको रिमूव करना है, और रिमूव करके स्टोरेज टैंक में भर देना है ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सके। अब इस स्टोरेज टैंक से ही हमें सेकेंडरी सर्किट में हीट ट्रांसफर करना है, और ये इनडायरेक्टली होगा, डायरेक्टली नहीं करना है। कि नहीं तो कितने नमूने ऐसे होंगे जो डायरेक्टली इस गर्म पानी को उस ठंडे पानी में मिक्स कर देंगे। अरे तो भाई उसका प्रेशर बढ़ने का फायदा क्या हुआ? हमें उसे उसी प्रेशर पे रख के गर्म करना है ताकि हमें वाटर फॉर्म में मिले और दूसरे बाजू में हमें स्टीम मिलनी चाहिए। इसलिए हम इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर यूज करेंगे और सेकेंडरी सर्किट के पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे। और कुछ नमूने हैं जिनको मैं पहले ही बोल देता हूं कि यहाँ पे आपको लाइंस का ध्यान रखना है। ये जो इतना पोर्शन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपकी डार्क लाइन है सर्किट की, लेकिन सिर्फ इतने पोर्शन में सेंटर लाइन बनाई गई है, यहाँ पे और यहाँ पे। वो इसीलिए है कि सेंटर लाइन यहाँ पे हमें स्टीम डिनोट कर रही है। तो अगर आपको नहीं पता तो जान लेना कि स्टीम को कभी भी सेंटर लाइन से डिनोट करते हैं। मैकेनिकल ड्राफ्टिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि वाटर के लिए स्ट्रेट डार्क लाइन कंटिन्यूअस वाली, और स्टीम के लिए सेंटर लाइन यूज करनी है। तो जो स्टीम यहाँ पे हमें मिल गई है वो अब नॉर्मली, जैसे मैंने कहा, किसी भी रैंकिन साइकिल में जैसे हम चलाते हैं कि बस बॉयलर की जगह हमने डी इनडायरेक्ट हीट एक्सचेंजर ले लिया, पानी को स्टीम बना दिया, उसे टर्बाइन में भेजा, जनरेटर चला दिया, बिजली मिल गई, ग्रिड में कनेक्ट कर दिया, वगैरह वगैरह। हमारी जो वही रेगुलर प्रोसेस थी उसको कंटिन्यू करना है। हाँ, जो मैंने सोलर कलेक्टर की बात की थी उसमें हमारे पास कुछ वेराइटी है, तो उसका एक आपको झलक दिखा देता हूँ। तो जो फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स होते हैं वो वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकते हैं। पैराबोलिक कलेक्टर्स 150 से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकते हैं, और जो हीलियोस्टेट कलेक्टर होते हैं वो 300-400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर सकते हैं। ये सारे अलग अलग कलेक्टर्स को हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं।
तो अपनी क्यूरियोसिटी को जरा काबू में करके रखो, क्योंकि तब तक के लिए आपको और दिमाग पकाने के लिए हमारे लेक्चर पे वापस आना ही पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, खास करके याद रखना कि प्राइमरी सर्किट के अंदर प्रेशर हाई ही रखना है, तभी आपका उसके अंदर जो पानी है वो इवापोरेट नहीं होगा, सिर्फ गर्म होगा। आपको पानी को गर्म ही करना है, इवापोरेट नहीं करना है। दिमाग में नोट करके रख लो। हाँ, और एक लास्ट, एक कंट्रीब्यूशन वाली बात, कि गुजरात के अंदर जेडा जो है, यानी गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम में आपको तंग करने के लिए एग्जाम वाले को कहीं से भी क्वेश्चन उठा के पूछ लेंगे कि जेडा क्या है, पेड़ा क्या है, येड़ा क्या है। तो कम से कम जेडा तो याद रहे, कि गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। तो वो 50 मेगावाट के सोलर थर्मा पावर प्लांट को सेटअप करने में, उन्होंने इंस्टॉल करने में ग्वाल पहरी में हेल्प की गई थी। जो सबसे पहला सोलर थर्मो पावर प्लांट यहाँ पे जेडा ने इंस्टॉल करने में हेल्प की थी, वो ग्वाल पहरी में था। ये आपको एक बेसिक नॉलेज है, और सबसे इंपॉर्टेंट यही याद रखना कि जेडा यानी गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, दूसरा कुछ याद रहे ना रहे, इतना याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं सोलार सेल की। सेल यानी आपकी बैटरी नहीं, ना तो आपकी बॉडी का सेल, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सोलार सेल। तो उन्हें हम फोटोवोल्टिक सेल, यानी जो मैं पीवी सेल पहले बोल रहा था, फोटोवोल्टिक पावर प्लांट, उसके अंदर का जो सेल है वो फोटोवोल्टिक सेल यानी हमारा सोलर सेल, दोनों सेम है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला था, हम उन्हें सेमीकंडक्टर से बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको एक सोलर सेल का फोटो देख दिया है, आप देख रहे होंगे, वाह कितना झकास फोटो दिया हुआ है। हमने तो असली में ऐसे देखा ही नहीं, तो कहाँ से देखोगे। ये इतना छोटा पीस होता है कि आपने कभी इसको अकेले देखा ही नहीं है, इसका झुंड का झुंड देखा होगा। और वो कैसे देखा है वो आपको अभी समझा दूंगा मैं कुछ देर बाद, या फिर अगले लेक्चर में, कि इसके झुंड को आपने देखा है लेकिन इसको अकेले नहीं देखा है। तो ये काम कैसे करता है, कि ये जो हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल से बना हुआ सोलर सेल है, इसके ऊपर जब सूरज की किरणें गिरती है जोर जोर से, तब इसके अंदर कुछ तो गर्मी आती है। अब ये गर्मी मटेरियल अब्सॉर्ब करता है, और इसके अंदर जो मॉलिक्यूल है, अब ये मत बोलना कि मॉलिक्यूल क्या है, कि अगर आपको वो भी नहीं मालूम तो 7th स्टैंडर्ड में जाके बैठ जाओ, इंजीनियरिंग करने का कोई हक नहीं है आपको, मॉलिक्यूल क्या है नहीं पता हो तो जो मॉलिक्यूल है उनका ऑस्किलेटरी मोशन बढ़ जाता है। अब ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी मटेरियल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो एक फिक्स एक्सिस के अबाउट वाइब्रेट होते रहते हैं। तो जब मैं उन्हें गर्म करूंगा तो उनकी वाइब्रेशन और बढ़ती जाएगी। तो इसकी वजह से जो ऑस्किलेटरी मोशन, ऑस्किलेटरी यानी रिपीटेडली सेम पैटर्न में बार बार उनका जो वाइब्रेशन है वो ऑस्किलेटरी मोशन है, वो बढ़ जाएगा इस गर्मी की वजह से। और सेमीकंडक्टर्स की एक खास प्रॉपर्टी है कि जैसे ही उनका टेम्परेचर बढ़ता है तो उनके अंदर जो रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी है वो कम हो जाती है। ये बहुत ही खास प्रॉपर्टी कंडक्टर्स की, कि इसके अंदर जो करंट या हीट फ्लो होती है वो टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली यानी टेम्परेचर बढ़ेगा, रेजिस्टेंस घटेगी, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक। उस और ये मॉलिक्यूलर बिहेवियर की वजह से है। और इस जो मैंने कहा कि हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर रहा है, तो उसके से क्या हो रहा है, ऑस्किलेटरी मोशन बढ़ रहा है, राइट। अब ये ऑस्किलेटरी मोशन जो है उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन इक्के दुक्के नमूने होंगे जिनको ज्यादा फॉर्म में आ जाते हैं तो भागने लगते हैं। होते हैं ना क्लास में एक दो नमूने जिनको ज्यादा सर पे चढ़ा है, पूरी क्लास को सर पे उठा लेते हैं। तो उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन्स को, यानी किसी भी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स को जो हमने एक्सेस एनर्जी दे दी है उसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन, उनका जो फिक्स मोशन है वाइब्रेशन का, उसको छोड़ के वहां से छटक जाएंगे, यानी बाहर भाग जाएंगे और चलने लगेंगे, यानी मूवमेंट में आ जाएंगे। और इस मूवमेंट की वजह से आपको एक करंट का फ्लो मिलेगा, डीसी करंट का फ्लो मिलेगा, वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बता रही है। इस तरह से आपकी हीट एनर्जी जो है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। यानी पहले सोलर रेडिएशन आया, रेडिएशन से हीट गर्म हुआ हीट एनर्जी से, और उस हीट एनर्जी से वाइब्रेशनरी मोशन आया, और उसकी वजह से फाइनली आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली। तो इस तरह से सोलर सेल काम करता है। आई होप आपको याद रहे, इतना बच्चे जैसा नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। अब एक आध नमूना फिर से कोई ना कोई निकल ही जाएगा जो पूछेगा बताओ ना कि सेमीकंडक्टर क्या है। तो फिर से सुन लो भाई, सेमीकंडक्टर्स की प्रॉपर डेफिनेशन दिमाग में रट लो, याद रखनी है तो, कि ऐसे मटेरियल
जिनका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज्यादा है। यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस की बात की है, रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज्यादा है लेकिन रेजिस्टर से कम है, यानी बीच के रास्ते पे चलने वाले वो हमारे सेमीकंडक्टर हैं, बीच वाले वो सेमीकंडक्टर है। तो अब हम बात करते हैं कि ये सोलर सेल को जरा सा और डिटेल में घुस घुस के हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम लेने वालों की तो आदत है कि जितना आप आंसर दोगे उसकी डिटेल में घुसते जाएंगे जब तक आपको कुछ आए नहीं। तो हम भी उन्हें ऐसे ही तंग करेंगे, हम भी तब तक जवाब देते रहेंगे जब तक सवाल पूछने वाला ना थक जाए, है ना दोस्तों। तो इसलिए अब हम सोलर सेल के अंदर और डिटेल में, यानी पीवी सेल्स के अंदर जो पीएन जंक्शन है उसको स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक सोलर पैनल को जूम करके आपको एक सोलर सेल को और जूम करके बताया है, जिसके अंदर आप 1 2 3 4 4 नंबरिंग देख सकते हैं। ये आ गया हमारा पहला। तो सोलर सेल बनता कैसे है? सेमीकंडक्टर से बनता है जानता हूं, पर एक सेमीकंडक्टर नहीं होता, वहां पे हमारे पास दो सेमीकंडक्टर होते हैं। कितने? दो। तो उनमें से एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप, इसलिए हम कहते हैं पीएन जंक्शन, यानी एन टाइप पी टाइप को जोड़ दिया तो पीएन बन गया। और इन दोनों को हम एक मेटल लेयर के ऊपर सैंडविच बना के रख देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि हमने यहाँ पे सैंडविच बना के रख दिया है। और इन दोनों के बीच में, यानी ये जो रेड और ब्लू के बीच में जो येलो लेयर है वो बनाया नहीं है, वो एक्चुअली इन दोनों का ज्वाइनिंग सरफेस है कि जिस सरफेस पे दोनों जुड़ते हैं उसे हम पीएन जंक्शन कहते हैं, कि जहां पे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर ज्वाइंट किए गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये साइज कितना होता होगा। तो नॉर्मली जो पीवीसीएल होता है उसका सरफेस एरिया 10 by 10 सेंटीमीटर होता है, और आजकल मॉडर्न लेकिन ज्यादातर लोग 15 by 10 सेंटीमीटर का कॉमन साइज लेकर स्टैंडर्ड चलते हैं कि उसका सरफेस एरिया इतना स्टैंडर्ड हो गया है। और जो एन लेयर होता है, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर आपको और कुछ पता हो ना हो, उनके डायमेंशंस पता होने चाहिए कि इसकी थिकनेस कितनी होती है। ये माइक्रोन्स में जाती है थिकनेस, बहुत ही पतले होते हैं सोलर सेल, एक पतली सी शीट जिसे होते हैं। तो जो एन लेयर जो होता है ना, ये जो रेड कलर का लेयर आप देख रहे हैं एन टाइप का, उसकी थिकनेस 0.2 माइक्रोमीटर होती है। 0.2। आपकी प्लास्टिक की पॉलीथीन आती है ना, उससे भी पतला। और जो पी टाइप है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा मोटा हट्टा कट्टा होता है, 300 माइक्रोमीटर्स का। और एन टाइप को कभी भी आपको ऊपर ही बनाना है, क्योंकि उसी के ऊपर सनलाइट पड़ने से आपका मोशन चालू होगा। ये कैसे होता है मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूं, लेकिन आपको याद रखना है कि एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है, रेड वाला पोर्शन, वो कभी भी ऊपर ही बनाना है और उसके ऊपर ये लाइन लाइंस बनानी है। और फिर से एक बार आपकी इजीनेस के लिए मैं आपको एक सिंपल डायग्राम बता देता हूं, इस टाइप का, जो आप एग्जाम में इजीली ड्रॉ कर सकते हैं और आप डायमेंशन भी इस तरह से बता सकते हैं। और हाँ, एक बात और, कि इस सेटअप को हम एक एंटी रिफ्लेक्शन फिल्म से कवर कर देते हैं, ताकि इसके ऊपर जो भी सूरज की किरणें आ रही है वो भाई भाग ना जाए। क्योंकि किसी भी सरफेस की प्रॉपर्टी होती है कि वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, और कुछ को रिफ्रैक्ट कर देता है। तो इसके लिए जो रिफ्लेक्शन है उसे रोकने के लिए हम एंटी रिफ्लेक्शन फिल्म इस सेल के ऊपर चढ़ा देते हैं, ताकि रिफ्लेक्शन से आपका एनर्जी लॉस ना हो सके। तो अब हम इसे डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे। फिर से इसका एक सिंप्लीफाइड फिगर आपको बता रहा हूं जूम करके। ऊपर एन टाइप है, याद रखिएगा, और नीचे पी टाइप है। तो जो एन टाइप का जो हमारे सेमीकंडक्टर होता है उसके अंदर हमने जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। इसको हम एलॉइंग करके बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं डोपिंग। जब हम सेमीकंडक्टर के अंदर मिश्र धातु बनाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं डोपिंग। तो एन टाइप के अंदर हम कुछ इस तरह से मटेरियल ऐड करते हैं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन सा चार्ज होता है भैया? नेगेटिव चार्ज। अब इस नेगेटिव चार्ज की वजह से उसके पास बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसे एन टाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन टाइप, यानी नेगेटिव टाइप। अभी ये स्टार्टिंग की कंडीशन याद रखिएगा। और पी टाइप जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। अब ऑब्वियसली मैं बोल रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, यानी वहां पे कुछ होल है, लेकिन इसी के साथ अगर इलेक्ट्रॉन्स कम है तो
उसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, है ना। इसलिए इसे पी टाइप बोलते हैं। यानी इसके अंदर हमने कुछ ऐसा मटेरियल ऐड किया है जिसके अंदर नेचुरली इलेक्ट्रॉन्स कम हो, तो इसके से इसका ओवरऑल जो चार्ज है वो पॉजिटिव बन जाता है, इसलिए हम इसे पी टाइप बोलते हैं। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है उन्हें कहा जाता है होल, यानी खड्डे जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हट गए हैं। और जो मैंने बात की कि एन टाइप के पास जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो वो दानवीर करण की तरह इलेक्ट्रॉन्स को जब चाहे दे सकता है। जब चाहे नहीं, यानी करण का भी टाइम फिक्स था कि वो सूर्य पूजा के बाद ही किसको कुछ भी मांगता था दे देता। तो एन टाइप भी जब सूरज की किरणें पड़ती है तभी जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर सकता है। और पी टाइप जो है वो तो रेडी ही बैठा है कि भाई दे दो, मेरे पास कमी है तुम मेरे को दे दो। गवर्नमेंट भी गरीबों की हेल्प करती है, मैं भी गरीब हूँ भाई, एन टाइप मेरे को दे दे एक्सेस इलेक्ट्रॉन तेरे पास जितने भी हैं। और इनके दोनों के इस कैरेक्टरिस्टिक वजह से, देने लेने की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से उनके बीच में एक जंक्शन अपने आप बन जाता है जो हमें दिखता नहीं है पर होता जरूर है। और इस जंक्शन के पास 0.1 से 0.3 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यानी इस एनर्जी को ओवरकम करने के बाद ही इलेक्ट्रॉन्स जंप करके दूसरे साइड में ट्रांसफर हो सकते हैं। जब मैंने जैसे कि कहा कि सूरज की किरणें एन टाइप के ऊपर पड़ेगी तब उसके मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होने लगेंगे बहुत ही तेजी से। इस वाइब्रेशन की वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वहां से भागने की कोशिश करेंगे और उनकी एनर्जी जब 0.3 वोल्ट से ज्यादा बढ़ जाएगी तब वो पी टाइप में क्रॉस करके कूदने की ट्राई करेंगे। अब इस वजह से क्योंकि एन टाइप ने इलेक्ट्रॉन सब खो दिए, इलेक्ट्रॉन सब भाग गए वहां से, तो अब उसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है एन टाइप के पास। इसीलिए अब एन टाइप मेरा पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। यहाँ पे नाम से उल्टा काम हो रहा है क्योंकि एन टाइप ने सारे इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए हैं अब इस करंट की वजह से, सूरज सोलर रेडिएशन की वजह से। तो अब वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करेगा। लेकिन जो पी टाइप है उसने सारे इलेक्ट्रॉन जरूरत से ज्यादा खा लिए, इसलिए अब वो नेगेटिवली चार्ज बन गया है। इसलिए जब हम इसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में जोड़ेंगे तब एन टाइप पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा और पी टाइप जो है नेगेटिव टर्मिनल की तरह काम करेगा। वो क्यों होता है वो मैंने अभी आपको समझाया है। क्योंकि एन टाइप ने जरूरत से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे दिए तो वो पॉजिटिव बन गया और पी टाइप ने इलेक्ट्रॉन्स पा लिए इसलिए अब वो नेगेटिव बन गया। हाँ हाँ, अब देखो कितने मस्त सूरज चाचा चमक रहे हैं खुशी से। तो इस रिएक्शन की वजह से जो ग्लास लेंस है वहां से रिफ्लेक्शन हमने रोक दिया, एन टाइप से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करा दिए। अब फाइनली क्या होगा जब हम एक एक्सटर्नल सर्किट से ज्वाइन करेंगे इन इलेक्ट्रोड्स को, जो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हमें मिले हैं इन्हें जब हम सर्किट से ज्वाइन करेंगे तब उनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है उसकी वजह से वहां पर करंट फ्लो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों आया है? क्योंकि वहां पर इम्बैलेंस आ गया, एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एक तरफ कम है। इसलिए जब हम एक्सटर्नल सर्किट से उन्हें जोड़ेंगे तब इस पीएन जंक्शन के अलावा उन इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए एक और रास्ता मिल जाएगा। और क्लास में ऐसे नमूने होते ही हैं कि एक जगह से एंट्री ली दूसरे गेट से एग्जिट हो जाते, लेक्चर में नहीं बैठना होता। तो उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स भी वैसे ही है कि एक जगह से रास्ता बंद हुआ तो दूसरे रास्ते से वापस घूम के निकल जाएंगे। तो अब ये सर्किट से घूम के निकलने वाले हैं। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और हम जानते ही हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो खुद ही एक ऐसा फेनोमेनन है जो वो तब होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मोशन में आते हैं। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियल डिफरेंस बना ही दिया था पी टाइप और एन टाइप की लेन देन से, और इस लेन देन की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस आ गया था और इसकी वजह से फाइनली हमने एक्सटर्नल सर्किट जब ज्वाइन कर दी तब वो इलेक्ट्रॉन्स भागने लगे सर्किट के अंदर। इसकी वजह से हमें फाइनली इलेक्ट्रिकल करंट सोलर एनर्जी से मिल गया। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक उसे सूरज की एनर्जी यानी सोलर एनर्जी सनलाइट मिलती रहेगी और उसके जो मॉलिक्यूल्स है एन टाइप के अंदर वो एजिटेटेड स्टेट में रहेंगे। इसीलिए हमने एन टाइप को ऊपर लगाया है। क्यों? क्योंकि एन टाइप के अंदर जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन है हमें उन्हें एजिटेट करना है, उन्हें ज्यादा ऑस्किलेट कराना है ताकि वो वहां से फ्री हो सके। इसीलिए कभी भी एन टाइप का जो सेमीकंडक्टर है वो ऊपर ही आएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोलर सेल की, इनकी क्या खासियत है क्या खूबियां हैं। तो
इसके लिए आपको इतना याद रखना है कि सोलर सेल जो भी एनर्जी कन्वर्ट कर रहा है, यानी सोलर को इलेक्ट्रिकल में कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी उसके मटेरियल पे डिपेंड करती है, और हर मटेरियल के लिए उसकी एफिशिएंसी फिक्स है। जैसे कि सिलिकॉन का सोलर सेल बनाया है मैंने, तो उसके लिए फिक्स है कि मुझे 0.5 वोल्ट का टर्मिनल आउटपुट ही मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। ये उसकी लिमिट है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है मटेरियल की, कि सोलर सेल मैंने सिलिकॉन से बनाया तो उसका यही आएगा, कोई दूसरे मटेरियल से बनाया तो उसकी भी लिमिट फिक्स होगी। और ये जो आउटपुट हमें मिलता है 0.5 का टर्मिनल आउटपुट, ये सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ना कि हमारे सरफेस एरिया पे। हाँ, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, पर ज्यादा नहीं, जितना उतना नहीं डिपेंड करता जितना हमारे सोलर रेडिएशन पे डिपेंड करता है, उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। और उसी के हिसाब से हम ये ग्राफ देखते हैं कि जिसमें मैंने अलग अलग सोलर रेडिएशन की इंटेंसिटी के हिसाब से प्लॉट किया है। और इस ग्राफ के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जब 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर के सोलर इंटेंसिटी वाला रेडिएशन हमारे सिलिकॉन सेल पे पड़ता है, जिसका सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पर हमने दो ग्राफ के अंदर आप देखेंगे तो आपको 1000 और 500 वॉट मीटर पर मीटर स्क्वायर दो दो लाइंस दिख रही है। तो यहाँ पर हमने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर फिक्स साइज ले लिया, और उसके साथ हमने दो अलग अलग सोलर इंटेंसिटी ले ली। अब इन दोनों इंटेंसिटी में आप कॉमन देख सकते हैं कि एक फिक्स लिमिट आने के बाद वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, यानी हमारा करंट एक फिक्स वोल्टेज पे आके नीचे आ जा रहा है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि वो मटेरियल पे डिपेंडेंट है, वो उस मटेरियल की कैपेसिटी नहीं है कि उससे ज्यादा वो करंट को फ्लो होने दे सके। इसीलिए ज्यादातर सिलिकॉन के अंदर या किसी भी मटेरियल के अंदर 0.5 वोल्टेज से ऊपर जाने तक जो मैक्सिमम करंट हमें मिलता है वो 2 एम्पियर का मिलता है। और ये करंट और वोल्टेज की बात है। अब पावर जो है वो हमें इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से, यानी इस कर्व के नीचे के एरिया से मिलता है, वो है V इंटू आई। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम पावर जो हमें मिलती है वो जस्ट उसके ड्रॉप डाउन होने से पहले, यानी 0.5 वोल्टेज पे ही मिलती है। इसलिए हम उसे टर्मिनल आउटपुट बोल रहे हैं, कि जहाँ पे हमें मैक्सिमम पावर मिल रही है। और सारे सोलर सेल्स को इसी तरह से डिजाइन किया जाता है कि हमें उसके अंदर से मैक्सिमम पावर, जब उसके ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी के सोलर रेडिएशन पड़े तब हमें उसकी मैक्सिमम पावर मिल सके। इसके साथ ही एक बात आपको ये भी याद रखनी है कि जो भी पावर आप कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कि जनरेट कर रहे हैं सोलर सेल से, वो टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि हमने सेमीकंडक्टर से बनाया है, और सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी यही है कि उसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उस प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ पे जो पावर बन रही है वो भी टेम्परेचर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन रखेगी। और स्टार्टिंग में हम जब सोलर सेल्स बनाने स्टार्ट किए थे, तब जो टोटल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी, यानी इंसिडेंट रेडिएशन जो था उसके ऊपर, उसमें से सिर्फ 1 या 2% तक का ही हम कन्वर्ट कर पा रहे थे। लेकिन आज मार्केट में ऐसे भी सेल्स आ रहे हैं कमर्शियल, जो 7 से 17% तक का रेडिएशन इजीली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, ऑब्वियसली हम एफिशिएंसी बढ़ाएंगे तो खर्चा भी बढ़ेगा। और कुछ ऐसे सेल्स भी आते हैं जो 46.7% तक की एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, लेकिन अफसोस की बात है कि उनकी रेट करोड़ों में जाती है। इसलिए हम कमर्शियली जो यूज करते हैं उनकी लिमिट 7 से 17% तक का ही कन्वर्जन कैपेसिटी वाली रहती है। बाकी 46.8% वो सब बहुत ही कॉस्टली मटेरियल से बनते हैं, इसलिए उनकी रेट करोड़ों में इजीली जाती है, और वो ज्यादा यूज नहीं आते हैं। तो अब ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, इसके ऊपर से अगर मैं कहूँ कि मुझे बेस्ट सोलर सेल बनाना है, तो उसके लिए अच्छी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सोलर सेल में अच्छी प्रॉपर्टी क्या चाहिए? तो पहला जो मुझे फैक्टर कंसिडर करना है वो है बैंड गैप। तो बैंड गैप क्यों कंसिडर करना है? क्योंकि सोलर रेडिएशन के जो फोटॉन्स होते हैं, फोटॉन्स आपको पता होने चाहिए क्या है, वो यानी लाइट कैरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स लाइट के मीडियम से पास होते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है आपके, वो सब उसके जरिए आप फोटॉन्स को ट्रांसफर होते हुए देखते हैं। तो ये जो फोटॉन्स की एनर्जी है, इस एनर्जी से कम बैंड गैप एनर्जी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन्स तभी वो पीएन जंक्शन को क्रॉस कर पाएंगे जब आपके बैंड गैप एनर्जी से ज्यादा एनर्जी आप उसको देंगे। जो 0.3 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस का जंक्शन हमने बनाया था ना, जंक्शन बैरियर, उस जंक्शन के ऊपर जंप करवाना है हमें।
तो उससे ज़्यादा एनर्जी आनी चाहिए। लेकिन सूरज की जो एनर्जी आती है वो तो फिक्स है, उसके अंदर आप कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं? हम मटेरियल को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके कॉम्बिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमें पीएन जंक्शन इसी तरह से बनाना है कि उसका जो बैरियर जंक्शन है उसका बैंड गैप एनर्जी यानी उसके क्रॉस करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो फोटॉन्स की एनर्जी से कम ही हो, तभी आपका सोलर सेल अच्छे से काम करेगा। बाद में दूसरा है IV कैरेक्टरिस्टिक, जिसे हम कहते हैं करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक। तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने चाहिए एक दूसरे से, यानी करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज घटना चाहिए। इस तरह से ये बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है जो सारे सोलर सेल्स में होना चाहिए। बाद में है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एफिशिएंसी। तो किसी भी सोलर सेल के अंदर टेम्परेचर बढ़ने से एक लिमिट तक उसकी एफिशिएंसी भी बढ़ती है, लेकिन इस लिमिट के आगे जाने पर उसकी लिमिट फिर से गिरना चालू हो जाती है। तो ये जो पॉइंट है कि जहां तक हमारी एफिशिएंसी बढ़ रही है टेम्परेचर की वजह से, तो उस पॉइंट तक या फिर उस लिमिट तक हमें एफिशिएंसी बढ़ानी है। यानी कि ये जो पॉइंट है ये हमारा ज्यादा से ज्यादा हाई होना चाहिए। और जो सिलिकॉन है उसके अंदर हमें 200 डिग्री सेल्सियस तक ये पॉइंट मिलता है, यानी 200 सेल्सियस तक अगर आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है तो तब तक आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी मेंटेन होगी। अगर इसके ऊपर आपका टेम्परेचर गया सेल का, तब आपकी एफिशिएंसी गिरने लगेगी। और फाइनली जो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि कई सारे मटेरियल ऐसे भी होते हैं जो एफिशिएंसी अच्छी देते हैं लेकिन उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। तो मान लीजिए आपने सोलर से बनाया है जो बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी दे रहा है, आपको 50% तक एनर्जी कन्वर्ट करके दे रहा है, लेकिन उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब आपके सोलर इंटेंसिटी की वजह से 150 डिग्री सेल्सियस तक आपका सोलर सेल का टेम्परेचर गया, क्या होगा? आपका सोलर सेल पिघल गया, आपकी एनर्जी बनना बंद हो गई। ऐसा नहीं करना है। इसीलिए आपके मटेरियल को ऐसा होना चाहिए कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई से हाई हो, ताकि वो अच्छे से ऑपरेट कर सके, पिघले बिना या फिर उबले बिना, ऐसा भी आप कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं अलग अलग टाइप के सोलर सेल के नेम। तो इनको मैं डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ, इनके सिर्फ नाम आप याद रखिए कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं कि अलग अलग सोलर सेल्स के नाम लिखिए। तो सबसे पहला सिलिकॉन का, जो हम कब से बात कर रहे हैं। बाद में आते हैं कैडमियम सल्फाइड और कॉपर सल्फाइड के सोलर सेल, फिर गैलियम आर्सेनाइड के सोलर सेल, कैडमियम टेल्यूराइड के सोलर सेल, शॉर्टकी जंक्शन वाले, मेटल इंसुलेटर सेमीकंडक्टर वाले, कॉपर इंडियम डाइसेलेनाइड वाले, और फाइनली ऑर्गेनिक पॉलीमर के सोलर सेल। तो ये 8 टाइप के जो मेजर सोलर सेल है ये अभी डेवलपमेंट में चल रहे हैं। और इन टाइप के सोलर सेल्स को आप चाहे तो डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, पर ज्यादातर इनकी एफिशिएंसी के ही मामले में इंफॉर्मेशन मिलती है, और एग्जाम्स में भी ये ज्यादा नहीं पूछे जाते। इनके सिर्फ नाम आपको पता होने चाहिए कि इतने टाइप के आजकल सोलर सेल चल रहे हैं। तो आज के लेक्चर के लिए आपका मेरे ख्याल से दिमाग बहुत ही इनफ पक गया होगा। इसलिए अपने दिमाग को और पकाने के लिए हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करने के लिए उस लाल बटन पे अपनी पूरी हवस निकाल दीजिएगा। थैंक यू।